वेलकम टू द पार्ट 7 ऑफ द सीरीज मिलारेपा। पार्ट 6 में हम स्टोरी के उस पार्ट तक पहुंचे थे जहां मिलारेपा की आंट उनसे मिलने आती है और उसके बाद पेता और उनकी आंट के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है जिसके बीच मिलारेपा गुफा से बाहर आते हैं और अपनी आंट से मिलते हैं। अब इस पार्ट 7 में हम आगे की स्टोरी के बारे में जानेंगे। मिलारेपा ने सोचा कि अगर वो अपनी आंट से नहीं मिलेंगे तो एक सच्चे साधक नहीं कहलाएंगे, तो इसलिए उन्हें अपनी आंट को एक मौका देना चाहिए। लेकिन इससे पहले वो अपनी आंट को उनकी गलतियों का एहसास करवाना चाहते थे। मिलारेपा अपनी आंट से कहते हैं कि मैंने अपने सभी रिश्तेदारों से हर प्रकार के लगाव को छोड़ दिया है और खास तौर पर अंकल और आंट से। वह उनसे कहते हैं कि पहले तो तुमने बचपन में हम पर इतने अत्याचार किए और उसके बाद भी जब मैं एक साधु बनकर गांव में वापस लौटा तो तुमने मेरी जमीन, मेरे खेत हथियाने की कोशिश की। कैसे में तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपना रिश्तेदार मानूंगा और तुमसे किसी तरह का लगाव रखूंगा? मिलारेपा कहते हैं कि मेरे इस गीत को सुनो ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि तुमने हम पर क्या क्या अत्याचार किए हैं। इसके बाद मिलारेपा अपनी आंट को एक गीत सुनाते हैं और उसके माध्यम से उनको उनकी गलतियों का एहसास करवाते हैं। मिलारेपा का ये गीत सुनने के बाद उनकी आंट रोते रोते अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती हैं। वह कहती हैं कि तुम शुरुआत से ही सही थे, मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं बहुत दूर से तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, कृपया मुझे मिलने का एक मौका दो और अगर तुम ये मौका मुझे नहीं दोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। पेता मिलारेपा से कहती है कि हमें इनसे नहीं मिलना चाहिए, हमें उन तकलीफों को याद करना चाहिए जो इन्होंने हमें बचपन में दी हैं और जिसकी वजह से हम आज तक तकलीफें झेल रहे हैं। लेकिन मिलारेपा खुद को और नहीं रोक सकते थे। वह पुल को नीचे कर लेते हैं और अपनी आंट को उनसे मिलने का एक मौका देते हैं। इसके बाद मिलारेपा अपनी आंट को माफ कर देते हैं और उन्हें लॉ ऑफ कर्मा के बारे में उपदेश देते हैं। मिलारेपा के इन उपदेशों को फॉलो करते हुए उनकी आंट भी मेडिटेशन के पाथ पर निकल पड़ती हैं और मिलारेपा द्वारा बताए गए मेडिटेशन को फॉलो करके वो एक सेल्फ लिबरेटेड योगिनी बन जाती हैं। अब हम स्टोरी के उस पार्ट तक पहुंच चुके हैं जहां हम आगे जाने वाले हैं कि मिलारेपा ने अपनी जिंदगी के आखिरी पल कहां बिताए थे और उन्होंने निर्वाण कैसे प्राप्त किया था। लेकिन उससे पहले हमें जाना होगा मिलारेपा की आगे की जर्नी के बारे में। मिलारेपा के इस अध्यात्म के सफर में उनके बहुत सारे शिष्य बने थे और उन शिष्यों में 2 शिष्य खास थे जिनका नाम था गाम्पोपा एंड रेचुंगपा, जो कि मिलारेपा की टीचिंग्स को आगे लेकर गए। मिलारेपा के शिष्यों द्वारा जब उनकी बायोग्राफी लिखी जा रही थी तो रेचुंगपा मिलारेपा से पूछते हैं कि आपके पहले शिष्य कौन थे, क्या वो ह्यूमंस थे या नॉन ह्यूमंस थे? जिस पर मिलारेपा कहते हैं कि उनके पहले शिष्य नॉन ह्यूमन बींग्स थे जो कि उन्हें परेशान करने के लिए, उनको तकलीफ देने के लिए आए थे और बाद में कन्वर्ट होकर उन्हीं के शिष्य बन गए। फिर मिलारेपा कहते हैं कि इसके बाद उनके कुछ ह्यूमन डिसिपल्स बने और इसके बाद गॉडेस सेरिंगमा आई उनकी परीक्षा लेने के लिए। गॉडेस सेरिंगमा ने बहुत सारी सुपर नेचुरल पावर्स दिखाकर उनकी परीक्षा लेने की कोशिश की। गॉडेस सेरिंगमा ने उनकी टीचिंग्स का प्रचार बहुत सारे नॉन ह्यूमन बींग्स के बीच में किया था और उनकी टीचिंग्स का प्रचार ह्यूमन बींग्स के बीच में उपा तोम्पा द्वारा किया गया था। इसके बाद मिलारेपा के एक और शिष्य सेबाना रेपा उनसे पूछते हैं कि हमें आपकी उस गुफा के बारे में तो पता है जो कि लापची चुबार में है, पर इसके अलावा और कौन कौन सी गुफाएं हैं जहां पर आपने मेडिटेशन की थी? मिलारेपा कहते हैं कि लापची चुबार के अलावा एक और जगह है जो कि नेपाल में है जिसे कहा जाता है योल्मो कांगरा। इसके अलावा मिलारेपा कहते हैं कि 6 आउटर केव्स हैं जिनके बारे में सब जानते हैं और 6 इनर केव्स हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। 6 सीक्रेट केव्स हैं तो टोटल 18 होगी। इसके अलावा 2 और केव्स हैं तो टोटल 20 होगी। इसके अलावा 4 ज्ञात गुफाएं और 4 अज्ञात गुफाएं हैं। इसके अलावा मैंने और भी कई छोटी छोटी जगह पर मेडिटेशन की जहाँ भी मुमकिन हो सका। फिर मिलारेपा उन गुफाओं के नाम बताते हैं। जो 6 ज्ञात गुफाएं हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। जो 6 अज्ञात गुफाएं हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। जो 6 रहस्यमय गुफाएं हैं जिन्हें सीक्रेट केव्स कहा जाता है उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं और जो 2 गुफाएं और हैं उनके नाम हैं। इसके बाद 4 बड़ी ज्ञात गुफाएं हैं जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। 4 अज्ञात बड़ी गुफाएं जो हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। मिलारेपा कहते हैं कि जो भी इन गुफाओं में ध्यान लगाने के लिए जाएगा उसे अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि फ्यूल, वाटर, रूट्स एंड हर्ब्स। और इससे पहले जो प्रीवियस मास्टर्स उन गुफाओं में ध्यान कर चुके हैं, नए साधकों को उनसे इंस्पिरेशन मिलेगी। मिलारेपा की इन बातों को सुनकर उनके सभी डिसिपल्स बहुत प्रभावित होते हैं, चाहे वो सेलेस्टियल थे, मेल थे, फीमेल थे या फिर नॉन ह्यूमन बींग्स थे। उनके वो शिष्य जो इंसान थे वो अपनी बॉडी, अपना हार्ट, अपनी स्पीच सब कुछ धर्म के लिए डेडिकेट करने का निश्चय करते हैं। जो नॉन ह्यूमन बींग्स डिसिपल्स थे वह भी वादा करते हैं कि वे धर्म के प्रति अपना विश्वास बनाए रखेंगे और उसे प्रोटेक्ट करेंगे। और मिलारेपा के वो ह्यूमन डिसिपल्स जो स्पिरिचुअल मास्टर्स थे, मेल और फीमेल, वह सब उनके द्वारा बताई गई जगहों पर जाकर मेडिटेशन करते हैं और सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेट को हासिल करते हैं। इसमें से कुछ योगी बन जाते हैं और कुछ योगी नहीं बन जाते हैं। इसके अलावा मिलारेपा के वो शिष्य जो कि ऑलरेडी स्पिरिचुअल मास्टर्स थे, जो कि ऑलरेडी धर्म के रास्ते पर चल रहे थे,
वह भी खुद को बेहतर बनाने का निश्चय करते हैं। तो स्टोरी के यहाँ 3 पार्ट्स थे जो अभी तुम जान चुके हो। फर्स्ट पार्ट था जहाँ कुछ नॉन ह्यूमन बींग्स मिलारेपा को अटैक करने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए आते हैं और बाद में उन्हीं के शिष्य बन जाते हैं। सेकंड पार्ट में उनके ह्यूमन डिसिपल्स थे जो कि उनके उपदेश से ज्ञान और अध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेट तक पहुंच जाते हैं। थर्ड पार्ट जहां मिलारेपा अपने बाकी शिष्यों को धर्म और अध्यात्म की शिक्षा देते हैं और उन्हें इनिशिएट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मिलारेपा के पहले शिष्य नॉन ह्यूमन बींग्स थे जिन्हें या तो मिलारेपा ने धर्म की ओर कन्वर्ट कर दिया था या फिर कॉन्क्यूरर कर लिया था। इसी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार उन्होंने चोंगलुंग केव के अंदर भूत प्रेतों के राजा विनायक को हराया था एक गीत के माध्यम से, और उस गीत को कहा जाता है लामा द्रेंद्रुग। इसके 1 वर्ष बाद मिलारेपा लापची के बहुत अंदर तक जाते हैं और द ग्रेट स्नोफॉल के बारे में एक गीत की रचना करते हैं। इसके बाद वह माउंट पलबार की ओर निकल जाते हैं और उसके बाद नेपाल में योल्मो कांगरा की ओर। फिर जब वे गुंगथांग आते हैं तो लिंग की एक रॉक केव से प्रभावित होकर कुछ समय वहां पर बिताते हैं। तो ये जो इवेंट्स के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ और जिन शिष्यों के बारे में बता रहा हूँ जिनसे मिलारेपा मिले थे, इसके थ्रू हम उनकी जर्नी के बारे में जान रहे हैं। इसके बाद माउंट पलवार के आसपास उनका सामना एक फेरी गॉडेस से होता है जिन्हें वो धर्म की ओर कन्वर्ट कर देते हैं। एक मंत्र का उच्चारण करके वह रागमा की लोकल देइटी को हरा देते हैं, जो रागमा की लोकल देवी थी उनको हरा देते हैं। इसके बाद जब मिलारेपा द कासल ऑफ एडोन्ड बैनर स्काई में रुके तो उन्होंने ह्यूमन बींग्स और नॉन ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें की। फिर जब वह योल्मो कांगरा पहुंच गए तो सिंगाला फॉरेस्ट में रुके, जिस फॉरेस्ट की गहराइयों में टाइगर केव का लायन कासल था। यहाँ पर रहते हुए उन्हें एक संदेश मिला कि उन्हें अब तिब्बत जाकर वहाँ के लोगों की भलाई करनी चाहिए। फिर मिलारेपा तिब्बत आए और पिजन केव ऑफ कुंगथांग में अपना बसेरा बनाया। ये वही केव थी जहाँ उन्होंने पिजन्स के लिए हाइमन्स चैंट किए थे। फिर जब मिलारेपा ग्रे रो कासल में थे तो माँ वज्र योगिनी ने उन्हें बताया था कि तुम्हारे पास बहुत सारे शिष्य आएंगे, लेकिन उनमें से एक ऐसा शिष्य होगा जो भारत से डाकिनी तंत्र लेकर आएगा। माँ वज्र योगिनी मिलारेपा को उस जगह के बारे में बताती हैं जहाँ उनकी भेंट इस शिष्य से होगी। इसके बाद मिलारेपा गुंगथांग गए और सिल्क केव ऑफ राला में बैठकर ध्यान करने लगे जहाँ उनकी भेंट हुई थी रेचुंग से। इसके बाद रेचुंग भारत की ओर निकल पड़े अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए। फिर जब वह ठीक होकर भारत से वापस लौटे थे तो क्लियर लाइट केव ऑफ रोन में मिलारेपा से दोबारा मिले, जहां साफू रेपा ने भी उनका साथ पकड़ लिया। इसके बाद मिलारेपा कासल ऑफ रागमा में संगए क्याप रेपा से मिले। फिर जब वह स्टमक लाइक केव ऑफ नेमन में थे तो वहां पर धर्म का उपदेश देकर तोनपा शाक्या गुना को इनिशिएट किया, जो कि पहले से ही धर्म के रास्ते पर थे। फिर जब मिलारेपा चांग तागो की ओर जा रहे थे तो अपनी एक फीमेल डिसिपल से मिले जो थी सेबान रेपा, जिनके बारे में हमने पहले बात की। इसके बाद मिलारेपा कुछ माउंटेन्स में ध्यान लगाने के लिए चले गए जो थी ग्यालगी श्रीला इन लातोत, और वहां ब्रीगोम रेपा से मिले। और जब वे ऑटम के सीजन के दौरान भिक्षा मांगने निकले थे तो इस जगह उनकी भेंट होती है शिवा वॉर्ड रेपा से। चिमलुंग में मिलारेपा एक सरमन देते हैं नगान जोंग रेपा को, जिस सरमन को कहा गया बैम्बू स्टाफ। फिर लापची में मिलारेपा को डाकिनी द्वारा याद दिलाया जाता है कि उन्हें अपने गुरु के निर्देश अनुसार माउंट टाइस की ओर जाना चाहिए और जाकर दाम्पा ग्या फूपा को मिलना चाहिए। माउंट टाइस की ओर जाते समय वह खारचुंग रेपा से मिलते हैं लोवोकारा पास में। फिर पुरांग हिल्स में तारमा वांगचुक रेपा से मिले और अपनी जादुई शक्तियां दिखाकर एक जादूगर को भी जीत लिया जिसका नाम था नारो बोनचुंग। इसके बाद इनडेस्ट्रक्टिबल कासल ऑफ ग्रे रॉक में वापिस आकर वह रोंगचुंग रेपा से मिले। फिर डाकिनियों द्वारा बताए जाने पर वह कासल ऑफ हिडन केव में गए और कुछ दिन वहां पर रहे। वहां पर रहते हुए एक शेफर्ड से उनका सामना हुआ जो उन्हें फॉलो करता हुआ एक योगी बन गया जिसे जाना जाता है लुगजी रेपा के नाम से। फिर लोटस कासल ऑफ ग्रोतो में वह शानगोम रेपा से मिले। इस शिष्य ने मिलारेपा को बहुत सारी अच्छी चीजें और अच्छा खाना लाकर दिया था। फिर मिलारेपा एक नागा कासल ऑफ एलिफेंट डोर में और कासल ऑफ हिडन केव में रुके। फिर जब वह चोरो द्रिसाम की ओर जा रहे थे तो एक फीमेल डिसिपल से मिले जो थी रेचुंग माँ। इसके बाद निशांग गस्तला में वह खैरा रेपा से मिले। तो इन सब शिष्यों के कारण मिलारेपा की प्रसिद्धि दूर दूर तक हुई। तो मिलारेपा का ये जो सफर था, ये जो इवेंट्स थे जहाँ जहाँ उन्होंने ट्रैवल किया, जो रास्ते में उनके शिष्य बनते चले गए, इससे उनका प्रचार दूर दूर तक हो गया। तिब्बत से लेके नेपाल तक हर जगह हर कोई उन्हें जानने लगा था। उनके शिष्यों ने उनके धर्म का प्रचार दूर दूर तक किया और इससे मिलारेपा को काफी प्रसिद्धि मिली। अब दूर दूर तक लोग उन्हें जानने लगे थे। सो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग स्टोरी इन द नेक्स्ट पार्ट।